स्वागत है रविशंकर जी आपका आज तक पर। धन्यवाद, नमस्ते। प्रधानमंत्री जी ने कहा आपदा में अवसर तलाशना है और 20 लाख करोड़ रुपए के एक पैकेज का ऐलान किया, जिसकी अलग अलग किस्त विस्तार से वित्त मंत्री देश के सामने लगातार रख रही हैं। यह पूरा रोड मैप रविशंकर जी आप बताएंगे देश को क्या है? देखिए, पहले एक बात समझिए, ये जो पूरे कोरोना की आपदा है इसलिए पूरी दुनिया को उलट दिया है। दुनिया में जो कुछ अभी हो रहा है ऐसा 150-200 वर्षों में दुनिया में होता है, और 2 महीने में दुनिया क्या हो गई आप भी देख रहे हैं। कभी कल्पना की थी कि अमेरिका में 50,000 लोग मरेंगे, यूरोप में लगभग संख्या लाख के लगभग हो जाएगी, इंग्लैंड में 33,000 लोग मरेंगे, रूस में लगभग 10,000 संख्या पहुंच गई है। तो ये एक विपदा है जिसकी ना कोई दवा है ना कोई वैक्सीन है, दुआ है और लॉकडाउन है। और आज इस बात को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया, भारत ऐसे विविधता से भरे देश ने उनके नेतृत्व पर आस्था प्रकट करते हुए स्वीकार किया। 40 दिन आज तक बंद हो जाए तो क्या होगा देश का, और यहां देश ही 40 दिन बंद है। तो इसमें लोगों के इस संयम को मैं सलाम करता हूं। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा, इसको अवसर बनाएंगे। तो 20 लाख करोड़ का जो पूरा सहयोग है वो अवसर है। इस अवसर के केंद्र में क्या है रोहित? एमएसएमई है, गरीब आदमी है, रेड़ी वाला है, पटरी वाला है, ठेले वाला है, किसान हैं, मजदूर हैं। ये अभी के पैकेज का आपको दृश्य साफ दिखाई पड़ेगा। 3 लाख करोड़ रुपया छोटे मझोले सूक्ष्म उद्योग के लिए, जिसमें 45 लाख यूनिटें देश की प्रभावित होंगी। दूसरा काम किसान, उसके पहले 1,70,000 करोड़ का पैकेज आ चुका है, आपकी जानकारी के लिए, आपको पता ही है। और कुछ लोग जो कांग्रेसी बार बार हल्ला करते हैं कि पैसा कहां है, तो आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों के 52,606 करोड़ रुपया लोगों के हाथ में पहुंच गया है। चाहे वो किसान मानधन का 18,000 करोड़ हो, चाहे वो 3 महीने के लिए गैस के सिलेंडर का फ्री हो, चाहे वो 20 करोड़ महिलाओं को आपके 500 रुपये की देनदारी हो, या पेंशनधारी हो, या हमारे विकलांग भाई हों, तो दिव्यांग भाई जिन्हें कहते हैं, पेंशनधारी हों, कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, इन सबों के पैसे 52,606 करोड़। और यहां पर क्षमा करिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कैश कहां है, तो विपक्ष के लोगों को कैश की बहुत आदत है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाती है। और मैं आज तक के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, भारत की आबादी 130 करोड़, मोबाइल फोन 121 करोड़, आधार 126 करोड़, इन सबों को जोड़ कर करके, और 37 करोड़ जनधन अकाउंट गरीबों के, हमने अब तक लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपया भेजा है, और 1,50,000 करोड़ बचाया है जो बिचौलिए खा जाया करते थे। और ये 52,606 करोड़ रुपया अभी 2 महीने में भेजा है। इस बात को समझना चाहिए। अब आइए किसानों की बात। 2 लाख करोड़ रुपया का क्रेडिट उनको अनाउंस किया, आपने देखा होगा। 74,000 करोड़ रुपए के उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हमने खरीदे अनाज। हमने 18,600 करोड़ रुपया किसान मान धन में दिया। और आज 1 लाख करोड़ की घोषणा हुई है किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, उनका मिडिलमैन कोऑपरेटिव, उनके जो एक्सेलरेटर वगैरह होते हैं, आप सभी जानते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, हमने मत्स्यों की भी चिंता की, डेयरी की चिंता की, मछली पालन की चिंता की है, दूध पालन की चिंता की है, मधुमक्खियों के विकास की चिंता की है। लेकिन जिससे मैं सबसे प्रसन्न हूं कि किसान अपने फसल को अपनी इच्छा से अपने स्वयं के बाजार में भेजे, इसके लिए कानून में बदलाव का ही प्रस्ताव किया है। और एक अंतिम बात, माइग्रेंट वर्कर आएंगे। देखिए रोहित जी, आप भी अनुभवी पत्रकार हैं, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स, मजदूर सड़कों पर जा रहे हैं, वो पीड़ा मुझे भी होती है, आपको भी होती है, ये सच्चाई है। घर जाने का दर्द बहुत बड़ा होता है। हमने उनके लिए 1200 ट्रेन चलाई,
अब तक 10 लाख लोग पहुंच चुके हैं। वहां क्वारंटीन में रहें, आइसोलेशन में रहें। तो 11,000 करोड़ की सहयोग एसडीआरएफ की तरफ से राज्य सरकारों को किया गया है। और ऐसे सारे माइग्रेंट्स को हम 3 महीना तक 5 किलो चावल या गेहूं और चना देने जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए। और लगभग 14,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं उनके मनरेगा में काम उनको मिले प्रोडक्टिव। और जहां तक आपके रेडी वाले, ठेले वाले, पटरी वाले की बात है, तो भारत के इतिहास में पहली बार 50 लाख रेडी वाली पटरी वालों को हमने 5,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है कि तुम 10,000 रुपये लो और अपना काम शुरू करो। तो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी अभी तक का पैकेज है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने पहले वक्तव्य में ही आपने लगभग सारे बिंदुओं को छुआ है और हर पर थोड़ा थोड़ा बात को अपनी रख दिया है। तो एक एक करके इन पे मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। एक डॉक्टर जब किसी मरीज को ऑपरेशन टेबल पे देखता है तो वो उसके लिए प्लान करता है और ये तय करता है कि इसका इलाज कब तक और किस तरह से, किस दिशा में लेके जाना है। तो ये जो आर्थिक वैक्सीन 20 लाख करोड़ की सरकार ने दी है कोरोना काल में देश की इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए, इसके लिए कोई समय सीमा भी तय की गई है कि ये इतने समय के बाद इसका रिजल्ट देखने लगेगा और हम वापस पटरी पर अपनी देश की अर्थव्यवस्था को देख पाएंगे? देखिए, इसको 2 तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो इमीडिएट रिलीफ, जो मैंने बताया आपको, चाहे रेडी वाले हों, पटरी वाले हों, उनको हम दे रहे हैं। एक जो 3 लाख करोड़ की एमएसएमई अपना काम शुरू करें। और देखिए रोहित, एक मौलिक अंतर है हमारी सरकार के सोच में। कुछ लोग पैसा बांटने और छींटने में विश्वास करते हैं। हमारी सोच है पैसा ऐसा दो कि लोगों की कैपेसिटी बने, उनकी क्षमता बने, कि वो अपने लिए और अवसर क्रिएट करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे आईटी मंत्रालय में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, डिजिटल खिड़की, रेलवे टिकट करते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स बनाते हैं, आयुष्मान भारत का कार्ड बनाते हैं, बाकी के सब काम करते हैं। उनको मैंने बढ़ा करके 3,75,000 कर दिया। 12 लाख बच्चियां काम करते हैं। मैंने उनसे कल डिजिटली देश के लोगों से बात की थी। आपको जानकर खुशी होगी, वो अपने से ई स्टोर शुरू कर दिया उन लोगों ने। आप ऑर्डर दीजिए उनको, वो माल लेते हैं और आप आके माल ले जाइए। वो टेली मेडिसिन का काम शुरू कर रहे हैं। ये होती है उद्यमशीलता बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो आज जो आपने देखा है कि मजदूरों का, पलायन करने वाले मजदूरों का या रेडी वाले, पटरी वाले का, ये सब इमीडिएट है। बिना गारंटी का लोन, एमएसएमई का, ये सब इमीडिएट है। लेकिन बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की, 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा, तो ये सब उनकी क्षमता को बढ़ाने का है। अब आपने कहा कब तक हो जाएगा? मुझे लगता है कि कोरोना पर नियंत्रण और इसका आगे बढ़ना दोनों साथ साथ चलेगा। एक बात है जिसका संकेत माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था कि शायद कोरोना के साथ हमको कुछ दिन रहना पड़ेगा। मतलब आप मास्क पहनिए, आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप हाथ की सफाई करिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जीवन को भी सुरक्षित रखना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। जब ये संकल्प बढ़ेगा तो आप देखेंगे, मेरा तो मानना है कि ये देश, शायद इकोनॉमी 6-7 महीने में, 8 महीने में इसको हम बहुत ही संतोषजनक तरीके से तेज कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 20 लाख करोड़ में काफी हिस्सों के बारे में 3 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने बताया। 2 दिन का अभी बताया जा रहा है कि और उनका प्रस्ताव सामने आना बाकी है। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही थी शुरुआती दौर में कोरोना के, कि किसी की नौकरी ना जाए, अगर काम धंधे बंद हैं तो उनकी तनख्वाह देने से ना रोका जाए। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अभी तक चीजें सामने आ गई हैं। एमएसएमई के लिए आ गई, प्रवासी मजदूरों के लिए आ गई, छोटे बड़े किसानों के लिए आ गई, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी को भी कुछ हद तक एड्रेस कर लिया गया। बाकी का भी आपने जिक्र किया, मत्स्य पालन है, दुग्ध पालन है, वो सारी चीज, दुग्ध उत्पादन है, वो सारी चीजें आ गई। प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों ने मार झेली है पिछले 2 महीने में, क्या आप कुछ इशारा दे सकते हैं इस 20 लाख करोड़ से उनके लिए भी कुछ आने वाला है? देखिए, आपको उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी कई चीजें घोषणा की है कि नहीं, कि ईएमआई पर हम मोरेटोरियम करते हैं। आप मुझे ये बताइए, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना,
ये सबको बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है? कंपनी लॉ में जो आपके ऑब्लिगेशन है उन सबों को बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है? तो मुझे लगता है, और जो उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की देनदारी है उसमें सहूलियत दी गई है कि नहीं दी गई, मुझे आप ये बताइए। आप उनको जो बाकी स्टैट्यूटरी जो कानूनी कंप्लायंस करना होता है उससे उनको जो दंड का प्रावधान था उसको कम किया गया है कि नहीं किया गया है? तो ये सब काम तो पहले ही हम कर चुके हैं। अब जो लिक्विडिटी की बात होती है, जो पूंजी निवेश की बात, और देखिए एक बात समझिए आप, ये सब कुछ एक साथ चलता है। अगर एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपया दिया गया तो कई एमएसएमई बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनका प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इससे बड़ी कंपनियों को भी फायदा होगा। जो बाकी किसानी में 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बाकी की बात की, तो पूरे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसमें फायदा होगा। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपने पूछा क्या स्थिति है। मैं इलेक्ट्रॉनिक विभाग भी देखता हूं आईटी के साथ, रोहित। हम जब सरकार में 2014 में आए तो सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब देश में 268 मोबाइल फैक्ट्री है। और जहां आपके आज तक का दफ्तर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास 97 फैक्ट्री आ चुकी है। एक सैमसंग की फैक्ट्री लगभग 1 करोड़ मोबाइल फोन प्रतिदिन बनाती है। अब ये सब बंद हुए थे लॉकडाउन के कारण। हमने क्या कोशिश की, जल्दी काम शुरू करो, बहुतों ने शुरू कर दिया है। इनके लिए ऑलरेडी हम पहले ही लगभग 50,000 करोड़ का पैकेज ला चुके हैं। आपके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्लस्टर इंसेंटिव, कंपोनेंट बनाने के लिए इंसेंटिव। आज भारत दुनिया में मोबाइल बनाने का 2nd सबसे बड़ा देश है। आज मैं आज तक पर बताना चाहता हूं कि जल्दी हम भारत को दुनिया का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। लाखों लोगों को नौकरी मिली हुई है और मिलेगी। अब पीएम ने कहा आप मत किसी की नौकरी छुड़वाइए, हम भी आग्रह करते हैं। कठिनाई है, आपने पैसे बहुत कमाए हैं, अभी जब आपने सुख का प्राप्ति की है, आपको बधाई है, थोड़ा दुख को भी झेलिए, गरीबों को पीड़ित कम करिए, ये तो हम आग्रह कर ही सकते हैं। एक आपने अच्छी चीज कही कि भारत को दुनिया का नंबर 1 मोबाइल प्रोड्यूस करने वाला देश बनाएंगे। मैं उस पर सवाल लूं, उसके पहले एक विपक्ष का आरोप है आप पर, और वो आरोप ये है कि दुनिया के देश जब अपने लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हैं, आपकी पार्टी की सरकारें, उत्तर प्रदेश का उदाहरण वो देते हैं कि लोगों के भत्ते काट ले रही हैं। लेकिन हमको एक चीज बताइए ना, अब कुछ लोगों को ये हाथ में पैसा, अभी मैंने 52,606 करोड़ रुपया अपनी आरंभिक टिप्पणी में बताया कि नहीं बताया? किसानों को गए, माताओं को गए, हमारे दिव्यांगों को गए, पेंशनधारियों को गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर को गए। रोहित जी, पोस्टल विभाग मेरे ही अंतर्गत है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पोस्टल विभाग ने 1,000 करोड़ रुपया गांव-गांव जाकर गरीबों के घर में डिपॉजिट किया है। कैसे? उंगली के निशान, आधार इनेबल पेमेंट और हाथ में मोबाइल। और इसकी सीमा है 10,000 रुपये की। जहां बैंक नहीं है, मछुआरों के गांव में नदी के धार को पार कर वो नाव से गए, मैं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं। 500 टन उन्हें दवा पहुंचाई, क्योंकि देश में कई लोग फंसे हुए थे, उनकी लाइफ सेविंग ड्रग उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू बाहर से भेजते थे। हमने कहा जाओ पहुंचाओ। तो इस तरह से काम तो होता है। अब कुछ लोग को परेशानी है तो होने दीजिए। आज के दिन मैं विपक्ष से कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। हमारा काम है इस परेशानी में देश के लिए काम करना, और देश हम पर विश्वास करता है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा लोकल के लिए वोकल और स्वदेशी से समृद्धि, और आपने अभी एक इशारा किया कि बहुत जल्दी हम दुनिया में मोबाइल उत्पादन करने वाले सबसे बड़े देश बन जाएंगे। क्या मैं ये समझूं कि इस समय चीन को लेकर जो दुनिया भर में एक अविश्वास पैदा हो गया है, उसका लाभ भारत को मिलेगा और कुछ बड़ी कंपनियां वो अब भारत में आ सकती हैं? देखिए, हम किसी देश का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। और इस समय दुनिया ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमता देखी है, उनकी सूझबूझ और दूरदर्शी नीति देखी है, और भारत के लोकतंत्र, जिसमें आप भी मीडिया आते हैं, लोकतंत्र की प्रामाणिकता देखी है, तो दुनिया
का भारत के प्रति एक बहुत नजरिया बदला है। और जिस तरह से तमाम पीड़ा के बावजूद हमने अपनी मौत को सीमित किया है, तो और देखिए, मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं। मैं अपने प्रदेश का प्रभारी भी हूं, सह प्रभारी हूं। हम लोग डीएम, एसपी, एडीएम इन लोग से बात करते हैं। प्रधानमंत्री हम लोग की बातचीत को स्वयं देखते हैं, बाकी लगा देखते हैं। देखिए रोहित, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बात बताना चाहता हूं। तमाम कमजोरियों के बावजूद भारत की ब्यूरोक्रेसी ने बहुत अच्छा काम किया है। लाखों लोग पहुंच रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करना, उनको अलग से रखना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था करना, ये छोटा काम है क्या? आप मुझे बताइए। ट्रेन से श्रमिक आ रहे हैं, कुछ श्रमिकों भी ला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग करना। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, लगभग 90-95% अच्छा काम हुआ है और हमें इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। इस तरह से देश जागता है तो यह काम होता है। हाँ, कई कमियां रही हैं, मैं उसको छुपाऊंगा नहीं, उसको और सुधारने की जरूरत है। अब आपने बात की तो मैं आपसे एक दो बात कहना चाहता हूं। मैंने अपने विभाग को कहा कि भारत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनाओ, बहुत हो गया विदेशी। मैंने हैकाथॉन किया रोहित जी, अब तक 2000 स्टार्टअप और बाकी कंपनी ने अप्लाई किया है और हम उसमें से बेस्ट मटेरियल को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संचार विभाग में एक संस्था है C.DOT, वो हमारी टेक्निकल संस्था है रिसर्च की। उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन किया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इतना अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने बनाया है जो दुनिया के बेस्ट मॉडल से भी बढ़िया है। हमने कहा वैज्ञानिकों जागो, अच्छी चीज बनाओ। और बताऊं, उन्होंने व्हाट्सएप के पैरेलल एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें सरकारी सेवा, सेना, पुलिस के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा और आम पब्लिक के लिए भी व्यवस्था रहेगी। हमने कहा इसको भी बनाओ। आप देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम एक नया नॉर्म है, तो मैंने जैसे ही लॉकडाउन हुआ हमने अपने विभाग को कहा कि इसको लिबरलाइज करो, सारे नियम लिबरलाइज कर दिए। मुझे आपके माध्यम से आपको दर्शकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया का 85% आईटी का काम आज घर से हो रहा है। और हमने अपने विभाग को कहा है कृपया करके इसको स्थायी बनाओ। आज हम लोगों ने कोविड के लिए कोविड सावधान बनाया, लगभग 22 करोड़ हम लोग भेज चुके हैं मैसेज टारगेटेड। और आरोग्य सेतु की चर्चा तो आपने बहुत की है, मैं अभी समय नहीं लूंगा आपका, वो भी मेरे ही विभाग आईटी के अंतर्गत आता है। नहीं सर, आरोग्य सेतु पर और चर्चा करेंगे अभी थोड़ी सी। टाइम में 10.5 करोड़ लोग इस पर आ जाएंगे। आप मौका है तो आज आरोग्य सेतु पर भी थोड़ी सी चर्चा तो करेंगे आपके जाने से पहले जरूर, क्योंकि जो लोगों के मन में सवाल हैं आपसे बेहतर उनका कोई जवाब दे नहीं सकता। लेकिन उसके पहले मुझे लग रहा है कि बाकी अभी लोग सोच ही रहे होंगे, आप लोकल के लिए वोकल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आपकी जानकारी के लिए रविशंकर प्रसाद लोकल के लिए वोकल बहुत दिनों से हैं, यही मेरी वैचारिक प्रतिबद्धता भी है। लेकिन हां, एक शर्त के साथ, टेक्नोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इंडिया का प्रोडक्ट सबसे बढ़िया होगा। और आज एक बात मैं आपसे कह सकता हूं रोहित, मैं इस काम में बहुत दिन से लगा हुआ था। मैंने हाल ही में एक मोबाइल खरीदा है, उसके पीछे लिखा हुआ था डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, एप्पल एंड असेंबल्ड मेड इन इंडिया। आप देख रहे हैं, तो मैं ये क्षमता विकसित हो, इसकी हमारी कोशिश हमेशा होती है। अच्छा, वो आप इस चीज को खुद ही ले आए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में इस बात को लेकर भ्रम है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल लीडरशिप, इन दो चीजों के प्रतिनिधि के तौर पर, प्रतीक के तौर पर दुनिया में देखे जाते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये नारा दे दिया स्वदेशी से समृद्धि, लोकल के लिए वोकल। तो भाई फिर क्या दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर दें? इस चीज के मुझे लगता है थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा रोहित आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल, धन्यवाद आपको। भारत आत्मनिर्भर बने, इसका मतलब भारत अपनी खिड़की में दरवाजे बंद कर ले, ये नहीं है। भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। और क्या कहा प्रधानमंत्री ने? एक आत्मनिर्भर भारत, एक सक्षम सशक्त भारत, एक प्रोफेशनली कॉम्पिटिटिव भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इस बात को समझिए। आज भी भारत में दुनिया की कंपनियों के बैक हैंड ऑफिस है कि नहीं, R&D है कि नहीं, आप मुझे बताइए। अभी मैंने आपके मोबाइल की चर्चा की,
दुनिया की कंपनियां छोड़िए, चाइनीज की कंपनी भी आपके यहां मोबाइल बना रही है आपके पड़ोस में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में श्रीमान रोहित सरदाना जी। तो ये हमने भारत की क्षमता विकसित की है कि नहीं। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी स्वास्थ्य सेवा पर बहुत आग्रह दबाव होने वाला है। हम लोगों ने जहां इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और कंपोनेंट के लिए बहुत बड़े स्कीम की घोषणा की है, वही मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत बड़े स्कीम की घोषणा की है। एमआरआई मशीन, रेडियोलॉजिकल मशीन, एक्सरे मशीन, पैथोलॉजिकल मशीन सब बाहर से आती है कि नहीं अधिकांश। ये भारत में क्यों नहीं बन सकती है? भारत में क्यों नहीं बनना चाहिए? ठीक है, विदेशी कोलैबोरेशन होना चाहिए, लेकिन वो भारत के द्वारा क्षमतावान तरीके से बनना चाहिए। और भारत की क्षमता क्या है? अगर भारत की आईटी कंपनियां दुनिया के 80 देशों के 200 शहरों में आईटी का झंडा लहरा सकती हैं, तो क्षमता है ना। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया कि नहीं किया? तो ये कभी आइसोलेशनिज्म नहीं है। हां, एक भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी, मेक इन इंडिया होगा, गुड क्वालिटी होगी, गुड प्रोडक्टिविटी होगी, जो दुनिया का भी बेंचमार्क बनेगा। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, अच्छा कि आपने सवाल पूछा। मैं विदेश जब भी जाता हूं, खास करके जब लॉ मिनिस्टर के रूप में जाता हूं, मैं कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में बाकी में, तो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूं। भारत डिजिटल पेमेंट का बहुत बड़ा एक क्षेत्र बन गया। आपकी जानकारी के लिए यूपीआई ये सब क्या है? ये सब भारत की देन है, मेड इन इंडिया है। आधार क्या है? मेड इन इंडिया है। डिजिटल इंडिया का सब पार्ट है। तो जितने भी विकसित देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, वो मुझसे कहते हैं रविशंकर जी हमें आधार बताइए, हमें डिजिटल पेमेंट सिखाइए, हम भारत को फॉलो करना चाहते हैं। वो चीन से परेशान हैं, आक्रांत हैं उनके शिकंजे भरे दबाव के कारण। तो ये आप मेड इन इंडिया ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, ये बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। यही हमारी सोच है, आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए एक बेंचमार्क हो। सिर्फ अपने को बगुला भगत की तरह हम अपनी को अंदर ही देखें, ऐसा नहीं। लेकिन आधार को लेकर भी हमारे देश में राजनीतिक लड़ाई लंबी चलती रही पहले, और अब वही लड़ाई आरोग्य सेतु ऐप को लेकर हो रही, जिसका इशारा आपने खुद कर दिया। सरकार कह रही है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, विपक्ष कह रहा है कि देखो ये आपकी निजता पे हमला कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अच्छा कि आपने थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए मुझे विस्तार से समझाने दीजिए। आधार लाए कांग्रेस वाले, लेकिन वो आधार निराधार था क्योंकि कानून का सहारा नहीं था। हमने कानून बनाया, बाकी बनाया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां भी हार गए। अब ये निजता क्या है, इस बात को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अपने फैसले में साफ कहा है, आतंकवादी की निजता नहीं होती, एक भ्रष्ट व्यक्ति की निजता नहीं होती, और न पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। और तीसरा बहुत बड़ी बात, निजता का अर्थ का यह मतलब नहीं है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उद्यमशीलता को रोका जाए, स्टार्टअप मूवमेंट को, बाकी को। अब ये मुझे बताइए कि देश को परेशानी है कोरोना से, ये क्या है आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप बहुत सरल भाषा में है कि अगर आप किसी कोरोना से प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो ये हरा लाल हो जाता है, ये आने की स्थिति में है तो संकेत किसी गुलाबी रंग में दे देता है। तो ये आपको सावधान करता है, कृपया करके आप सावधान रहिए। दूसरा क्या करता है, वो कोरोना प्रभावित व्यक्ति किसके किसके संपर्क में आया उसकी ट्रेसिंग में मदद करता है, क्योंकि आपको मालूम है संक्रमण होगा तो जो जो उसके संपर्क में आए संक्रमण उनके यहां भी जाएगा। तो ये बचाने की एक डिजिटल दीवार है, इस बात को समझिए आप। निजता का मामला क्या है, छोटे मोटे जो उसमें रिकॉर्डिंग है वो 30 दिन में अपने आप खत्म हो जाती है। अगर आप बीमार हुए, कोरोना आपका पॉजिटिव हुआ, तो वो सिस्टम में जाता है। क्यों जाना जरूरी है? मान लीजिए बिहार का, यूपी का एक व्यक्ति को दिल्ली के निजामुद्दीन में पॉजिटिव पाया गया। अब ये बताइए उस पॉजिटिव के बारे में उसके जिले के कलेक्टर को बताने की जरूरत है या नहीं है? तुम जरा इसके परिवार को लिंकेज करो, बाकी करो। वो सिस्टम कौन करता है? वो करता है जो आपका हेल्थ का सिस्टम है, हम नहीं करते। लेकिन वो डाटा भी मैक्सिमम 180 दिन में खत्म हो जाएगा, और ये सब इनक्रिप्टेड हैं, किसी का नाम नहीं है।
पर सर आप तो और जानते रोहित हैं बाबू, अगर किसी को इससे इतनी परेशानी है हाँ तो डाउनलोड नहीं करो, ठीक हो गई बात। ठीक है, ये अगर बात किसी को अपनी निजता की ये बात इतना ठीक है प्रेम सर, है कि वो डाउनलोड ना करे जिसको इतने निजता की खतरे से भी मैं प्राइवेसी डूब का जाऊं, खतरा तो है। डाउनलोड मत करो। नहीं, लेकिन एक सवाल है ना सर, जैसे ट्रेन में बैठने के लिए इस समय कहा गया कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। जो श्रमिक जा रहा है सर, जिसके पास 500 रुपए का मोबाइल है, स्मार्टफोन नहीं है जिसके हाथ में, वो कैसे उसको डाउनलोड करेगा? पहला, उसके लिए सरकार ने कुछ सोचा है? दूसरा, जैसे नोएडा में है सर हम लोग, और प्रशासन ने कहा कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। बताया गया, दफ्तरों को कहा जा रहा है कि अपने कर्मचारियों को चेक कीजिए, जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप ना हो उनकी रिपोर्ट कीजिए। ये उचित है क्या? आखिरी सवाल है बस मेरा। देखिए, मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों ने गैर स्मार्टफोन के लिए भी आरोग्य सेतु IVRS लाया है। वैसे जो जियो के फोन्स हैं, जो स्मार्टफोन नहीं भी हैं, वो भी ये डाउनलोड कर रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 10 करोड़ की है, या जान लीजिए। लेकिन जिनके पास सिर्फ 2G का फोन है, स्मार्टफोन नहीं है मान लीजिए, तो उसके लिए आरोग्य सेतु IVRS हम लोगों ने बनाया है। आप मोबाइल फोन एक मिस्ड कॉल दीजिए, अपनी स्थिति बताइए, सिस्टम आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा कि आप मेडिकली अपने को देखिए, आयुष्मान भारत से लिंक कर देता है। तो उसकी भी चिंता हमने की है जी। अब जो आपने नोएडा की एक विशेष बात बताई, इसके बारे में अब नोएडा पुलिस ने क्या निर्देश दिया मुझे पता नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि इसके बारे में सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी संस्थान को, प्रतिष्ठान को, इंस्टीट्यूशन को बता दिया, तो उनके पदाधिकारी को बताइए कि इसकी आप कोशिश करिए कि अधिक से अधिक डाउनलोड। और मेरा ऐसे महान विभूतियों से एक आग्रह है कि कृपया करके इस डाउनलोड को अपनी राजनीतिक अंग न बनाएं। फिर मैं उनसे कहूंगा, आपको नहीं पसंद है मत डाउनलोड करिए, जाइए, हम खतरे से खेलने वाले हैं प्राणी। लेकिन कुछ लोगों का काम है कि निजता को यह रूप दे देना कि अब रोहित बाबू मुझे एक चीज बताइए, अगर 10.5 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया तो देश चाहता है कि नहीं चाहता है? आज इसके फायदे हो रहे कि नहीं हो रहे? अब नोएडा की पुलिस इस बारे में कुछ कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है, ये मैं देखूंगा। आपने मुझे बता दिया तो प्रशासन देखेगा। ट्रस्ट करना चाहिए, कोई भी संस्था हो, आज तक हो या कोई भी हो, उसको ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो बिना मतलब का बाउंडर खड़ा किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। आरोग्य सेतु आपके हित में है, ये सिर्फ आपको सावधान करता है, ये आपका मित्र है, इसको मित्र समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी, आज तक पर आने के लिए और ई एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। आज